तो करंट का डेरिवेशन पार्ट करेंगे और ये सब 12th बोर्ड के लिए काफी यूजफुल है ना, काफी वेटेज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 21 होगा, डेरिवेशन है। तो जो पहले कर लिए हैं हम लोग लेक्चर के दौरान, है ना, लिख लेंगे क्वेश्चन जरूर, लेकिन उसको डिराइव नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी डन है लिखो, पहला लिखो डिराइव द एक्सप्रेशन, पहला लिखो डिराइव द एक्सप्रेशन J इक्वल टू NEVD, पहला है डेरिवेशन J इक्वल टू NEVD। लिखो आगे ऑलरेडी डन इन द लेक्चर, लिखो ऑलरेडी डन इन द लेक्चर, लेक्चर में पहले कर चुके हैं। दूसरा लिखो राइट ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। तो लिखो ऑलरेडी डन। फिर लिखो तीसरा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीसरा लिखो थर्ड वन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, of series and parallel combination, of series and parallel combination, series and parallel combination। ठीक है, इसमें भी लिखो ऑलरेडी डिराइव्ड, ऑलरेडी डिराइव्ड, पहले से हम लोग डिराइव कर चुके हैं। फिर लिखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो अभी है उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, लिखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको करेंगे, इसको बच्चों करेंगे। लिखो फिगर शोज द सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सर्किट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये गैल्वेनोमीटर है और ये इसके 4 आर्म्स होते हैं। और इसमें चूंकि
किताब से बहुत डिफर ना करे सिंबल, थोड़ा बुक देख लेंगे हम किसको R1 R2 R3 लिया है ना, तो वही सब करेंगे तो आपको पढ़ने में इरिटेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसको लिया है R1, इसको लिया है R3, इसको लिया है R2, इसको लिया है R4। नाम भी वही रख देते हैं, A, B, D और C। लिखो, द बैलेंस हीटरस्टोन ब्रिज is used to find the value of unknown resistance, say R4, value of unknown resistance say माना कि R4। ठीक है, other resistors are known and other resistors are known, when other resistors are known। लिखो, the current distribution is shown in the circuit लिखो, in the balanced condition, लिखो, in the balanced condition no current passes through the galvanometer, that is called null deflection of galvanometer। No current passes through the galvanometer, that is called null deflection of galvanometer। Now using junction, लिखो, using नीचे लिखो, using नीचे लिखो Kirchhoff's junction law, using Kirchhoff's junction law, पहला लिखो at junction B, at junction B, जंक्शन बी पे। ठीक है, चूंकि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं गया, इसमें जीरो करंट है, तो I2 बराबर लिखो I4, इक्वेशन फर्स्ट। लिखो एट द जंक्शन डी, यहां भी कोई करंट नहीं है, किरचॉफ जंक्शन लॉ है, फर्स्ट लॉ है। एट जंक्शन डी I1 इक्वल टू I3। अब लिखो डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड या सेकेंड बाय फर्स्ट लिख लो, I1 ऊपर चला जाएगा। डिवाइडिंग द इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट I1 बाय I2 इक्वल टू I3 बाय I4। So I1 by I2 equals to I3 by I4। I3 by I4। सुरक्षित हैं? सुरक्षित हो बच्चों? अब लिखो यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ, लिखो यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। पहला लिखो इन द लूप, पहला लिखो इन द लूप ए बी डी ए, ऐसे लिखना जरूरी होता है, वापस ए पे आ जाएंगे। इन द लूप ए बी डी ए वी हैव वी ए, इसमें जाओ माइनस I2 R2 करंट के सेंस में,
इसमें करंट ही नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, फिर उल्टा आओ तो बढ़ेगा, प्लस I1 R1 इक्वल टू VA। तो इससे हम लोग क्या देखे कि I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो इसे हमारा आ गया I1 बाय I2 इक्वल टू, या R1 है, R2 बाय R1। इक्वेशन 4 हो गया। फिर लिखो इन द लूप BC DB, उस वाले लूप में, इस लूप में, इन द लूप BC DB वी हैव VB माइनस I4 R4, करंट के अपोजिट आ जाओ, प्लस I3 R3 I3 R3, इसे उल्टा चलो, कोई ड्रॉप नहीं होगा तो वापस B पे आ गए। इसको सॉल्व कर लो तो I3 R3 इक्वल्स टू I4 R4, I3 बाय I4 इक्वल्स टू R4 बाय R3। देखो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 by I2 and putting the values of I1 by I2 and I3 by I4 in the equation third, ये थर्ड है, in the equation third we get, तो ये दोनों पुट कर दो वहां, तो I1 by I2 हो जाएगा R2 by R1। यहां से देख लो, और I3 बाय I4 यहां से हो जाएगा R4 बाय R3। यहां से आपका ये रेशियो बराबर हो गया ये रेशियो, ठीक है, या डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर है R2 R3 R1 R4। तो यहां से R4 इक्वल्स हो जाएगा R1 into R2 by R3, and then R4 can be obtained। गड़बड़ हो गया, R2 by R1 into R3 करोगे ना, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा। Now the R4 can be derived, can be obtained। हो गया डेरिवेशन। अब लिखो derive the expression for equivalent derive the expression for equivalent EMF and equivalent internal resistance of the cells CELL cells। पहला लिखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं सब कुछ, अब उसको डिराइव करेंगे बोर्ड के पर्पस से। और डिराइव करने का जो तरीका होगा, लहजा होगा, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है बुक टू बुक, लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी में जैसे है वैसे करेंगे। और कोई भी एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ठीक ठाक आना चाहिए, इसलिए उसी का लाइन जो चीजें पूछ रहे हैं कुछ न कुछ। एडवांस वाले तो हमारे उतना नहीं ध्यान रखते, जेईई मेन और नीट
तो उन्हीं का है पूरा, ठीक है। तो इसमें जो भी सॉल्व्ड हैं, चीजें अनसॉल्व्ड हैं, अंदर में लिखे हुए हैं, टीचर कितना भी पढ़ा ले, कुछ न कुछ अंदर की बातें छूट जाती है। कोई कहे कि मेरे ही भरोसे 100% रहो, तो उसके बदले 1% मत रहो, ठीक है। कुछ दिमाग से उतर गया, कुछ टीचर देखा ही ना हो, टीचर को भी तो पढ़ना चाहिए। तो आप जरूर, मैं कहूं पढ़ने के लिए तो आप पढ़ोगे। जैसे करंट के चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म चैप्टर्स हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, हालांकि मैंने पॉइंट आउट कर दिया है चीजें। आप पढ़ोगे तो अच्छा होगा। सॉल्व क्वेश्चंस ही आते हैं बोर्ड में एज न्यूमेरिकल्स, तो उसको जरूर कर लें। तो हम लोग करेंगे, पहला लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। अब इस तरह से एंड टू एंड जुड़ा हो, ये E1 है, इंटर रेजिस्टेंस R1 है, E2 है, R2 है, ये A है, ये B है और ये C है। देखो, फिगर shows the arrangement of series combination of the cells. Arrangement of series combination of the cells. Now suppose these combination of cells supplies current I to the external resistor. Supplies current I to the external resistor. Then each cell is in the discharging condition. Each cell is in the discharging condition. Hence, या तो A से C पे चले जाओ, या डिस्चार्जिंग में सीधे होता है E माइनस आई आर, चार्जिंग में E प्लस आई आर, कई बार सिखाए हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तुम्हारी किताब में डायरेक्ट लिखा है VA माइनस VC बराबर लिखोगे E1 माइनस IR1, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से VC माइनस VB इक्वल्स टू E2 माइनस IR2। देखो, adding the equation first and second, adding the equation first and second, we get VA minus VB equal to E1 plus E2 माइनस I कॉमन ले लो R1 प्लस R2। ये हो गया। Now suppose this combination of two cells is replaced by a single cell having EMF E equivalent, internal resistance R equivalent, then they will be the equivalent value. They will be the equivalent value if this combination of cell when supplies same current to the external resistor
then same potential difference is maintained. Then same potential difference is maintained between A and B. अब लिखो therefore ये इसको E इक्विवेलेंट कहेंगे, इसको R इक्विवेलेंट कहेंगे. इस इक्वेशन को थर्ड यहां लिख दो. और इतना ही करंट सप्लाई करे, फिर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही हो, तो ये सिंगल उसका इक्विवेलेंट कहलाता है. देखो, दिस इज ऑल्सो इन डिस्चार्जिंग कंडीशन. हेंस VA माइनस VB इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I, डिस्चार्जिंग है I इंटू R इक्विवेलेंट. इक्वेशन फोर्थ. अब इसमें सॉल्व नहीं होगा, कंपेरिजन होगा. कंपेयरिंग द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयरिंग द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, we get, comparing the equation third and fourth, we get E equivalent equal to E1 plus E2, यहां पे इसके बराबर, and R equivalent equal to R1 plus R2. निकाल लिए. कोई एमएफ उल्टा होगा तो कर देंगे उल्टा. अब लिखो, द रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n cells, small n cells, as E equivalent equal to E1 plus E2 dash dash plus En. R equivalent equal to R1 plus R2 plus dash dash plus Rn. हो गया. अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. लिखो, सर्किट शोज द टू cells having EMF E1 and internal resistance R1 and EMF E2 and internal resistance R2 are connected in parallel. Now these cells supplies current I1, I2 to the external resistor hence the total current supplied to the external resistor is I equal to I1 plus I2. And they maintain potential difference. They maintain potential difference between the point A and B equal to, between point A and B as
VA minus VB equals to V. Now we can write for both the cells as V equal to, यदि पहले वाले सेल में देखें, E1 माइनस I1 R1 डिस्चार्जिंग है, तो यहां से I1 का वैल्यू निकाल लें, तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, इसलिए I1 इक्वल टू E1 by R1 minus V by R1. Let us say this equation second. In the same way, for cells 2, we will have, डायरेक्ट लिखने का अधिकार हो जाएगा, we will have, ये स्टेप इतने अपने से लिख लेना, I2 इक्वल टू E2 by R2 minus V by R2, सिमिलैरिटी है. Now putting the value of I1, I2 using the equation second and third, in the equation first we get I equal to, I1 put करोगे E1 by R1 minus V by R1 प्लस E2 by R2 माइनस V by R2. इसको अरेंज कर लें, I इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2, E2 है ये, इसको ब्रैकेट में लो, V को कॉमन ले लो, 1 by R1 प्लस 1 by R2. This is equation 4th. If this combination of cells is replaced by a single cell of EMF E equivalent and internal resistance R equivalent, such that when they supply same current I, the same potential difference V is maintained between the point A and B. Same potential difference V is maintained between the point A and B, then they are the equivalent values. That is, ये सेल है, इक्विवेलेंट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये A होगा और ये B होगा. ये सेल है और वही करंट सप्लाई करे तो V वही होना चाहिए. तो V इक्वल टू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग है E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट. नीचे देखने में दिक्कत होगा, इसको सॉल्व कर लो तो फिर I बराबर हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट इसको सॉल्व किए, सॉल्व कर लो, ये फिफ्थ हो गया. 9 ये उतार लिए होगे. Comparing the equation fourth and fifth, we have E equivalent
अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 एंड यहां से कंपेयर करो तो ये इसके बराबर हो गया, ये यहां से कंपेयर करो तो 1 by R इक्विवेलेंट हो जाएगा एंड 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। अब लिखो द रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n सेल्स, रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n सेल्स, और यही रिपीट कर दो फिर से और डैश डैश लगा के 2 बार लिखना, En by Rn कर दोगे, डैश डैश लगा के 1 by Rn कह दोगे। तो ये उसी तुम मत कर देना, फिर से लिखना रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर n सेल्स एज दिस। हो गया डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का। In the arrangement of potentiometer लिखो, in the arrangement of potentiometer, in the arrangement of potentiometer derive the expression for, पहले लिखो comparing the EMF of the cell E1 by E2 बराबर L1 by L2, एंड दूसरा लिखो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। लिखो ऑलरेडी डन, ये डेरिवेशन ऑलरेडी किए हुए हैं, ऑलरेडी डन इन द लेक्चर। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है सॉल्व, न्यूमेरिकल कहो डेरिवेशन कहो जो भी कहो, वो बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। है कुछ नहीं, सिंबल है इसीलिए, सिंबल है इसीलिए। उस क्वेश्चंस का नंबर अभी देंगे और आपको कहेंगे पहले करने के लिए। और हर एक साल पूछता है क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन नंबर 3.10। क्वेश्चन नंबर 3.10, ये डायग्राम है। ये रेसिस्टेंस पूरा R0 है, रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे दिया है V वोल्ट, ऐसे देता है जॉकी, पॉइंट बी पे इसको प्रेस किया है, ये ए है और ये सी है। लिखो रेसिस्टेंस R ओम, ये R ओम है, ड्रॉज करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर, draws current from a potentiometer. The potentiometer ये हुआ, potentiometer has total resistance R0. Potentiometer has total resistance R0 ohm. Now a voltage V is supplied, यहाँ voltage है, now a voltage V is supplied to the potentiometer. Then derive the expression for, derivation ही मान के चलो, derive the expression for voltage across the resistance capital R
voltage across the resistance capital R when sliding contact is in the middle of the potentiometer. ये बीचों बीच है, फिर ये बीचों बीच है. Sliding contact is in the middle of the potentiometer. खुद से करो, इसे बगल में हम आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्व है इसीलिए, और वीडियो रोक दो और खुद से करो तो फिर रिसर्च करते हैं. 2VR अपॉन R0 प्लस 4R. टेक योर टाइम, अपना समय लो और यहां तक कंक्लूड करो. अपना समय लो और यहां तक कंक्लूड करो. जब कंक्लूड हो जाए तो जरा तरीका भी देखना कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है. तो आई होप ये क्वेश्चन कर लिए होंगे. तो इसमें लिखा भी देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएगा या इस तरह की चीजें आएंगी तो कैसे लिखोगे. ठीक है, लिखो रेसिस्टेंस R0 is divided into two parts at the point B. At the point B, and each part having resistance R0 by 2. Each part having resistance, यहाँ V वोल्ट लगाए हैं, रेसिस्टेंस R0 by 2. As shown in figure 2. फिगर फर्स्ट है, as shown in figure 2. ये फिगर 2 ले लो. R0 by 2, R0 by 2, and this resistance R. Now the effective resistance between R, now the effective resistance between A and B will be, को R डैश कह दें, इक्वल टू, ये दोनों पैरेलल में है, प्रोडक्ट बाय सम, R इंटू R0 बाय 2, R प्लस R0 बाय 2, एंड दिस इक्वल्स टू R0 अपॉन 2R प्लस R0. 2 कट जाएगा. ठीक है, so in the figure 3, figure 3 ले लो, resistance R dash and R0 by 2
is in series. And its equivalent resistance will be R dash plus R नॉट बाय 2. अभी R नॉट R डैश का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बाद में पुट कर लेंगे. Hence, the current supplied by the source voltage V is equal to I equal to V upon R इक्विवेलेंट. अभी पुट कर लेंगे हम लोग. लिखो, the same current I will exist in the R dash. Same current I will exist in the R dash. Therefore, the potential drop across R dash will be V dash equals to I into R dash. इसलिए V dash equals to V upon R equivalent into R dash. लिखो, let us put the value of R equivalent and R dash. तो यहां कर लेते हैं. तो V dash equals to V R dash will be R naught upon 2R plus R naught. तो R डैश का वैल्यू पुट किए और नीचे R इक्विवेलेंट पुट करेंगे. तो R इक्विवेलेंट इज R डैश प्लस R नॉट बाय 2. तो R नॉट अपॉन 2R प्लस R नॉट, देखो, प्लस R नॉट बाय 2. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे ये कट जाएगा और 2 ऊपर जाएगा. तो 2V R नॉट, ये इसे कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 2R नॉट प्लस R नॉट इंटू, कर लो अपने से, R नॉट. तो R नॉट कॉमन होके कट जाएगा. तो ये हो जाएगा 2V R अपॉन 2R यहां भी होगा और 2R यहां भी होगा. तो 4R प्लस R नॉट. टू ही R 4R प्लस R नॉट. देखो, since R and R naught by 2 are in parallel, R and R naught by 2 is in parallel, the same potential difference V dash
will exist across the resistance capital R. Exist across the resistance capital R. Hence लिखो potential drop across the point AB, that is across the resistance capital R, will be, यही फिर से उतार दो और उसके बाद आंसर लिख दो, यही फिर से उतार दो और उसके बाद आंसर लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। जो पैरेलल की इक्विवेलेंट में होगा वही प्रत्येक में होगा। तो ऐसे लिखेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब लिखो राइट प्रिंसिपल सिद्धांत, राइट प्रिंसिपल, फिर लिखो यूज एंड वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। तो देखो बच्चों, लिखा देंगे कि आप जैसे बताए थे कि मेटालिक स्ट्रिप होता है, मेटल का थिक होता है, ठीक है। ये राइट एंगल्स होते हैं, इसमें 2 गैप होता है। ये मेटल का स्ट्रिप है, इसमें 2 गैप होते हैं। एक गैप में नोन रेसिस्टेंस होता है, ये अननोन रेसिस्टेंस है, और इस गैप में नोन रेसिस्टेंस होगा, कहलाता है रेसिस्टेंस बॉक्स, कहलाता है रेसिस्टेंस बॉक्स। और ये 1 मीटर का स्ट्रेस्ड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर होता है। ये क्लैंप रहता है इसका इस एंड पे, और यहां मीटर रहता है, मीटर स्केल। मीटर स्केल का डायग्राम बना लेना किताब से देख के। मीटर स्केल थोड़ा सटा के होगा, इतना हटा के नहीं होगा, तब न पढ़ पाएंगे। बना लेना। तो इसको मीटर स्केल अच्छे से बना देना। और यहां से एक बैटरी लगेगा, वर्किंग नहीं है तो की ओपन रहेगा।
यहां से एक गैल्वेनोमीटर होगा, उसके बाद ये जॉकी होगा। तो मान लो ये L सेंटीमीटर है, तो ये बचा हुआ हो जाएगा 100 माइनस x L सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 1 मीटर होगा। अब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। C ले लो, D ले लो, E ले लो, F ले लो और G ले लो। ये सब मेटल के स्ट्रिप है। इसको पहले बना लो तुम लोग। ये थिक मेटालिक स्ट्रिप है। देखो फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज, अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज। इसका प्रिंसिपल लिखते हैं, नीचे लिखो। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटरस्टोन ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटरस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटरस्टोन ब्रिज। ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब यूज लिखो। यूज, इट इज यूज्ड to find the value of unknown resistance. Unknown resistance. अब इसका वर्किंग देखो। It consists of two metallic strip bent at right angles, that is AC and BG, that is AC and BG. Between the point A and B, an uniform 100 centimeter wire is clamped, ये और बी के बीच में क्लैम्प कर दी, is clamped and it is kept taut, T-A-U-T, it is kept taut, मतलब टाइट रहेगा। मीटर स्केल is used to find the position of null point। ये जॉकी है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 gaps, 2 गैप हैं, CD and FG, CD and FG, CD और FG। In the gap CD, we have unknown resistance capital R. We have unknown resistance capital R, whose value is to be determined. Whose value is to be determined. And gap FG consists of
In gap FG, we have resistance box. In gap FG, we have resistance box from which known value of resistance can be selected. Known value of resistance can be selected. We have cell and a key to supply current. Key is kept open before experiment starts. Now the key K is closed. की K को क्लोज कर दिए and resistance from the resistance box is selected in such a way that galvanometer gives null deflection when jockey is pressed very near to midpoint of the wire AB. Because for this condition, the reading is most accurate. Now suppose resistance selected from the resistance box is S ohm, and it is known, and null point is obtained when jockey is pressed at a distance L centimeter from the end A. Now using the principle of balanced Wheatstone bridge, we have R into 100 minus L lambda into 100 minus L equal to इसका प्रोडक्ट बराबर S into lambda into L, where lambda is resistance per centimeter of the wire AB. Hence, R equal to S into L upon 100 minus L. Using this expression, unknown resistance capital R is obtained. हो गया मीटर ब्रिज. अब लिखो राइट किरचॉफ्स लॉ. उसके बाद लिखो ऑलरेडी कवर्ड इन द लेक्चर.
लिखाए हैं। अब जो है डेरिवेशन पार्ट तो हो गया, ऐसे आता है किरचॉफ्स लॉ लिखिए और किरचॉफ्स लॉ यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है, तो जब ये लिख देगा कि किरचॉफ्स लॉ यूज करके करिए तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ ही। तब आप यदि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स यूज कर देते हो या और कोई मेथड यूज कर देते हो तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है यही, तो आप शॉर्टकट करोगे या कोई और मेथड अपनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और जैसे मैं करा रहा हूं, लिखवा रहा हूं, वैसे ही लिखना है। और यही मेथड है, कोई और मेथड नहीं यूज कर सकते। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो ये सर्किट है ए बी सी डी ई एफ। ये है मान लो 12 वोल्ट 6 ओम, 6 वोल्ट 3 ओम और ये है 2 ओम। अब बोर्ड एग्जाम में आएगा लिखो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। करंट इन ईच रेसिस्टर नीचे लिखो किरचॉफ्स लूप लॉ लिखा रहेगा, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स लॉ ही लिखा रहेगा। लिखो if question is written like this, which is in general case in the board exam, which is in general case in the board exam, we cannot use concept of grouping of cells or any other method. Now we have to use junction rule and loop law strictly. And this type of question is asked every year in the board exam. This type of question is asked every year in the board exam. अब यहां से करंट आई ले लें, उसको मैं सॉल्व करता हूं, और इसमें I1 ले लें, तो इसमें चला जाएगा जंक्शन रूल से I माइनस I1। तो लिखो यूजिंग जंक्शन रूल, वहां लिखना पड़ेगा बोर्ड में, यूजिंग जंक्शन रूल current distribution has been shown. Using junction rule, current distribution has been shown. Current distribution हम लोगों ने दिखाया। लिखो let us apply Kirchhoff's loop law in the loop। लिखना पड़ेगा loop का नाम, loop law in the loop। loop का नाम लिखना पड़ेगा A B C F A। वापस जहां चलेंगे वहीं आना पड़ेगा। वी हैव, ए से चलो VA, करंट के सेंस में -6I, निगेटिव टू पॉजिटिव +12, पॉजिटिव से निगेटिव -6, करंट के सेंस में -3I, I1 वापस आ गए इक्वल टू VA।
तो इससे आ गया हमारा -6i -3i1 +6 = 0। तो -6i -3i1 = -6। माइनस गायब कर दो हर जगह से, या 3 से डिवाइड कर दो। 2i + i1 = 2। इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखो यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन द लूप, इस लूप में आ जाओ। VC यहां से चलो, करंट के सेंस में आओ, तो -2 × I - I1 करंट के अपोजिट जाओ, +3i1 +6 = VC। तो ये अपना हो जाएगा -2i +2i1 +3i1 +6 = 0। So this is -2i +5i1 = -6। तो इसको यहां लिख लेंगे। ये इक्वेशन सेकंड है। लिखो नो, लेट अस यूज द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको फिर से लिखो 2i + i1 = 2 इक्वेशन फर्स्ट, -2i + 5i1 = -6। अब दोनों को ऐड कर दो। एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट 6i1 = -4। Hence I1 = -2/3। 4/6 को 2/3 एम्पियर कहेंगे। इसका मतलब I1 का सेंस अपोजिट होगा। तो लिखो hence sense of I1 will be opposite of assumed one। ऑपोजिट ऑफ द एज्यूम्ड वन, जैसा माने है उसका उल्टा होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन द इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 2i = 2i -2/3 = 2। So therefore 2i = इसको उधर ले जाओ, 2 + 2/3 बराबर हो जाएगा। इसलिए 2i = मिटा दें थोड़ा, 2y = 8/3, इसलिए I = 4/3 एम्पियर। 4/3 एम्पियर। I1 आ गया, ये किसका सेंस सही है, -2/3 एम्पियर। अब हमको उस ब्रांच में आएगा I - I1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 6/3 हो जाएगा, मतलब 2 एम्पियर। करंट का सेंस इसमें उल्टा होगा, ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब लिखो सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आंसर देखते हैं। यूजिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जरा करके दिखाओ।
वीडियो रोक दो, तब कर डालो। वीडियो रोक के कर डालो। वीडियो रोक के कर डालो। तो मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले, खुद करने के बाद सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो एक तो तरीका है कि ये दो ठो बैटरी मानो और इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लो। दूसरा है तीनों को बैटरी मान लो। चलो दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं, सिखाएंगे ये सब। इन दोनों को बैटरी मानोगे तो दोनों का सेंस ऑफ ईएमएफ सेम है, आपस में नहीं। इसमें करंट भेजने के लिए दोनों, ये भी इसी सेंस में भेजेगा और ये भी इसी सेंस में भेजेगा, तो दोनों ईएमएफ पॉजिटिव है। तो ठीक है, तो इसको बोर्ड में तभी यूज कर सकते हो जब लिखा हो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स यूज करो। तो इसका हमारा हो जाएगा ई इक्विवेलेंट, इन दोनों का पैरेलल ले लोगे तो 6×3 का 2, E1/R1 हो जाएगा 2, E2/R2 हो जाएगा 2। तो ई इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 ओम, 8 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट है 2 ओम। तो हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों के बदला एक सिंगल बैटरी ले लेंगे और रेसिस्टेंस यहां ले लेंगे 2 ओम, और उसके साथ ये 2 ओम होगा एक्सटर्नल डी वाला। अब ये दोनों सीरीज में हैं और ये 8 वोल्ट है, इसमें करंट आ जाएगा। तो 8 में 2 2 का 4, 4 से भागा दो, तो यहां करंट आ गया 2 एम्पियर। इसका तो यहां 2 एम्पियर आ गया। पहले कितना आया था, इतने आया था, और इसी सेंस में आया था। अब जो है इसमें से करंट आई ले लें तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। तो इसमें से करंट आ जाएगा, तो यहां डी और ई के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस पॉइंट के बीच में होगा। ये सी है और ये एफ है, चाहे डी में ले लो चाहे सी एफ में ले लो। तो वीसी माइनस वी एफ निकाल के देखो, तुम्हारा 4 वोल्ट आएगा। करके देखो, चाहे यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां जाओ। इसका सी और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है। तो अब सी से चलो एफ तक पहुंच जाओ, या सीधे कहो तो इसका डिस्चार्जिंग कंडीशन है। यदि इसका डिस्चार्जिंग कंडीशन है तो जो Vc माइनस Vf होगा वो 12 माइनस 6i हो जाएगा, E माइनस IR, या यहां से यहां चले जाना। तो ये आपका है 4 12 माइनस 6i, तो 6i इक्वल्स टू 8, तो i इक्वल्स टू बोलो 4/3, और यही आया है, ठीक है। अब जंक्शन रूल से उसमें से निकालोगे तो वही आ जाएगा, जंक्शन रूल से। लिखो, फॉर यूजिंग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, वी कैन कंसीडर 3 सेल्स, एक्सटर्नल माने ही नहीं। वी कैन कंसीडर 3 सेल्स and 0 volt of battery is connected with 2 ohm, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देन अब इस पूरे सर्किट को ओपन मानेंगे, कहने का मतलब इसके अक्रॉस जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इनफाइनाइट मानेंगे। देन ई इक्विवेलेंट होगा अपॉन आर इक्विवेलेंट,
6 3 का 2, 2 2 का 1, E1 बाय R1, E1 बाय R1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट तुरंत आ गया 4 वोल्ट। कब? जब तीनों को लिए एक साथ। R इक्विवेलेंट हो गया 1 ओम। तो इन तीनों के बदले इसी C और F के बीच में, चाहे ये सब एक ही पॉइंट है, C और F के बीच में ऐसे हो गया 4 वोल्ट 1 ओम, बट सर्किट विल बी केप्ट ओपन। सर्किट विल बी केप्ट ओपन। ऐसे में सर्किट को बाहर से ओपन मानेंगे। हेंस नो करंट विल एग्जिस्ट इन 1 ओम एंड VC माइनस VF विल बी 4 वोल्ट। तब ये 4 वोल्ट हो जाएगा, ये हायर ये लोअर, यही हमारा आया था 4 वोल्ट VC माइनस VF पहले। अब I निकालना है तो निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो E माइनस IR करके ये आ जाएगा, फिर E माइनस IR करके ये आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। तो यहां भी 4 ही वोल्ट होगा, ठीक है। तो कहेंगे 12, तो 4 बराबर 12 माइनस 6I, 6I बराबर 8, I बराबर 4/3। इसमें 4 वोल्ट का डिफरेंस होगा तो करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। तो तीनों को एक साथ ले सकते हो इस टेक्निक से। लेकिन बोर्ड के लिए 99.99% किरचॉफ्स लॉ ही कहता है, जब कह देगा किरचॉफ्स लॉ यूज करो तो कोई और मेथड यूज करोगे नंबर नहीं मिलेगा। किरचॉफ्स लॉ पे 2 सॉल्व क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। एक तो मैं क्लास में डिस्कस कर देता हूं, दूसरा जो क्यूब वाला है उसको जाके खुद कर लेना। दोनों में से कोई पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.7 है और आपको थोड़ा टिपिकल टाइप का है, घबराइएगा मत। 10 वोल्ट 1 ओम फाइव वोल्ट 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 ओम सब दे ही दिए हैं। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालो। घबराइए नहीं, करिए जरा। यूज किरचॉफ्स लॉ ओनली। चलो इसको ये कर दो, पॉज कर दो वीडियो, और उसके बाद जो है कर डालो। तो बच्चे होशियार हैं, इसको पॉज कर दिया और कर डाले। ये सुनिश्चित करना खुद ट्राई किए हो तभी सॉल्यूशन देखना। लंबा है ना, A B C D
इसमें देखो कि इसके अक्रॉस तो यहां 4 ओम, यहां 4 ओम, यहां 2 ओम, यहां 2 ओम, तो क्या बी और डी एक जैसे पॉइंट हैं? क्या बी और डी एक जैसे पॉइंट हैं? बोलो, क्या बी और डी सेम पोटेंशियल पे नहीं होगा? कतई नहीं होगा। हमेशा ये 5 वोल्ट के जो लगा है उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस 5 वोल्ट मेंटेन रहेगा। ये बैटरी लग जाने के कारण बी और डी एक जैसा नहीं है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है, तो इसके ईएमएफ के बराबर बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो कतई एक जैसा नहीं है, कतई एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहां से मान लीजिए करंट आई ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं I1, तो इसमें से जाएगा I माइनस I1, इसमें ले लेते हैं I2, इसमें जाएगा I1 माइनस I2। खराब सा इसमें रखेंगे जिसे इसमें तो इक्वेशन ही नहीं आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो I1 कट जाएगा और ये आ जाएगा I माइनस I2। दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ दोगे तो I2 कट जाएगा, I आ जाएगा। इसका तो सब ठीक ठाक चल रहा है। देखो, यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन द लूप, हमारे पास 3 इक्वेशन चाहिए और 3 अननोन हैं, तो 3 लूप में घूमना होगा। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ लूप लॉ इन द लूप, लिखो ABCA, we have VA माइनस, ऐसे जा रहे हैं 4I1, ऐसे आ गए माइनस 2I2, यहां तक आ गए, फिर इधर चले गए माइनस I करंट के सेंस में, तो माइनस I इंटू 1, निगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस 10 बराबर VA। तो माइनस 4I1, I को नोन मान लेते हैं, 2I2 बराबर I। देखो, इन द लूप ACDA, in the loop ACDA we have VA पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस 10, करंट का अपोजिट 1 प्लस I प्लस I, इन द सेंस माइनस 2 इंटू I माइनस I2, करंट का अपोजिट प्लस 4 I माइनस I1 इक्वल टू VA। तो माइनस 10, यहां से देख लो, माइनस 10 प्लस I माइनस 2I प्लस 2I2 प्लस 4I माइनस 4I1 इक्वल टू 0। अब I वाले को एक जगह ले लो, I माइनस 2I माइनस I प्लस 4I तो 3I। I2 वाला ले लो, I1 वाला ले लो, तो माइनस 4I1, तो
I वाला हो गया, I2 वाला ले लो, प्लस 2I2 प्लस 10 इक्वल टू 0। इसलिए माइनस 4I1 प्लस 2I2 बराबर, उधर ले जाओ, माइनस 10 माइनस 3I। और बड़ा गौर से देखो, एक इक्वेशन और बाकी है अभी, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक इक्वेशन हमारा आ जाएगा। अभी इतना रहने दो, मत करो एडिंग, देखा जाएगा अभी। अब इतना लिख लिए हो सही से, माइनस 3I माइनस 10 माइनस 4I1 प्लस 2I2, ठीक ही लग रहा है। अब लिखो, इन द यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, in the loop B D C B we have VB minus 5, इधर चलो, माइनस 2 इंटू I माइनस I2 प्लस 2 इंटू I2 बराबर VB। तो माइनस 5 माइनस 2I प्लस 2I2 प्लस 2I2 बराबर 0। हमारा इक्वेशन आ रहा है 4I2 माइनस 2I इक्वल टू 5। इक्वेशन थर्ड है। तो ये I और I2 में है, तो एक और I और I2 में निकाल लें। तो ये जो दो इक्वेशन हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो I1 कट जाएगा, इसमें से इसको घटा लें तो 2I2 माइनस 2I2 4I2, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से तो इसको घटा लिए तो हो गया। अब ये हो जाएगा I इसको घटा रहे हैं माइनस 10I, इसको घटाएंगे इससे तो माइनस 4I आ जाएगा। तो इसको इधर ले आओ, 4I2 प्लस 4I इक्वल टू माइनस 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा माइनस 6I इक्वल टू 15। कुछ गड़बड़ लग रहा है, I नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
आंसर देखें। समझना पड़ेगा आंसर क्या है। तो इस कैलकुलेशन को चेक कर लेना, ऐसे ही होगा। अब आई निकल जाएगा तो फिर I1 I2 निकाल लेना, फिर पुट करके I1 निकाल लेना। ठीक है, मेथड यही रहेगा। जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, समझ में आया? जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना और इसको कर डालो। अब ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो गया है ना। अब इसमें एक आरसी सर्किट होता है, बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, तो उसको जब एलआर सर्किट करेंगे तो उस समय करेंगे, घबराइएगा मत। रेसिस्टर और कैपेसिटर मिला के, जो डायरेक्ट बोर्ड के सिलेबस में पहले उतना हो जाए, एक दो एक्स्ट्रा है।